अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और तबीयत की नासाजी की वजह से आमिर मतीन साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की तेज लहर, हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए हैं, लेकिन ऑपोजिशन जलसे बंद ना करने को तैयार है। ऑपोजिशन और हुकूमत कोरोना के मसले पर आमने सामने आ गए हैं। हुकूमत का ऑपोजिशन पर जलसे रोकने का दबाव। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने हुकूमती बात ना मानते हुए जलसे जारी रखने का ऐलान किया है, जबकि बख्तावर भुट्टो की मंगनी में शिरकत के लिए कोरोना का टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है, जबकि जलसों में आवाम को खुली दावत है। क्या सियासतदानों को आवाम की जिंदगियां प्यारी नहीं है? प्रोग्राम में आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। इमरान फारूक कत्ल केस की पैरवी करने वाले बरतानवी वकला को 8 करोड़ की अदायगियों पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने संगीन एतराजात उठा दिए हैं। मामला कल की काबीना इजलास में उठाया जाएगा। आपके साथ आज उसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे, सर्दियां आते ही गैस का शदीद बहरान पैदा हो गया है। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। आवाम सर्दियों में गैस के बजाय हजारों रुपए के बिल्स कंपनी इसको देने पर मजबूर है। हुकूमत ने सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए पेशगी इकदाम क्यों ना उठाए, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। लास्टली बात करेंगे, बुजुर्ग सियासतदान चौधरी अनवर अजीज इंतकाल कर गए हैं, उनकी सियासी जिंदगी पर भी मुख्तसर से गुफ्तगू करेंगे। क्लास साहब, आज मैं आपसे स्टार्ट लूंगी। कोरोना सियासी मसला क्यों बन गया है? पहले वजीर आजम इमरान खान साहब पहले हामी नहीं थे लॉकडाउन के, अब हामी नजर आते हैं। ऑपोजिशन जमातों की बात करें तो वो पहले कहते थे कि लॉकडाउन किया जाना चाहिए, अब जल्द से जुलूस कर रहे हैं। बड़ा अहम सवाल है आपका, और मुझे अपोजिशन से तो हमें बाद में शिकायतें होंगी, बात करते हैं उस पर भी कि अपोजिशन क्या कर रही है। आपने जैसे कहा कि उनको लोगों की जिंदगियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको है या नहीं, अपने बच्चों से उनको ज़रूर है। जैसे हम पहले भी कहा हुआ था, अपने बच्चे इमरान खान साहब के बड़े महफूज हैं, माशाल्लाह, अल्लाह उनको महफूज रखे। मरियम नवाज साहबा के बच्चे भी सारे माशाल्लाह वो महफूज हैं। मौलाना साहब के, जरदारी साहब के, अपनी बेटी का जैसे आपने बताया कि वहाँ के लिए कोरोना टेस्ट ज़रूरी है। आई जस्ट वंडरिंग कि वो कौन से ऐसे शौकीन होंगे जो वहाँ पे जाएंगे और अपने साथ एक उसमें लाइन में लगेंगे, पहले किसी वो लैब को फ़ोन करेंगे, वो अपना ये टेस्ट देंगे, गला मुंह खोल के फाड़ के ऊपर से उनको स्वाब वगैरह करके जो भी है टेस्ट लेंगे, फिर कतार में लग के वो एक एक करके अपना वहाँ पे वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे। वैसे उनको भी दाद देनी चाहिए जो इतना सारा वो एफर्ट करेंगे। ईमेल करें या मतलब आपको टेस्ट तो करवाना ही है ना, वो तो करवाना है ना। जो 5-6 हज़ार रुपये लगे, 8 हज़ार रुपये, मोहब्बतें देखें, ज़रा प्यार देखें अपने लीडरशिप से, और उनके काम भी देखें कि उस वक्त उनको प्रॉब्लम नहीं है कि जलसे करें, जलूस करें, वो गिलगत में वहाँ पे जाएं और उस पर अपना ये जो आपको वायरस है वो फैलाएं, कराची फैलाएं, गुजरांवाला, क्वेटा, लाहौर, ये मुल्तान, पेशावर फ्री है। लेकिन जरदारी साहब के अगर घर में कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो यू डैम कांट एंटर, वो आप वहाँ पे नहीं जा सकते, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपके क्या मसले हैं। एक तो ये है। दूसरा, वो ठीक है, पोजीशन पे हमारी तनकीद आएगी, अभी बात करेंगे उस पर। हुकूमतें हमेशा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो नहीं चलती, मैं दुनिया की आइडियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, वो हाई मॉरल ग्राउंड पे चलती होती हैं। अगर हुकूमतों के पास हाई मॉरल ग्राउंड ना हो तो उसके बाद उनको वो कोई लॉ हो, कानून हो, कोई और भी चीज़ हो, वो इन्फोर्स नहीं करा सकते। और इमरान खान साहब की हुकूमत ने जो कुछ किया, एक क्लासिक उसके एग्जाम्पल है कि इनको कोई, अब यहाँ पे आप कह सकते कोई नहीं सुनता है इनकी। क्यों नहीं सुन रहा? रीज़न कि ये खुद गिल्टी हैं। जब हम लोग यहाँ पे रोला डाले हुए थे कि मत करें, इमरान खान साहब उस वक्त कहते होते थे सारे को, जनाब कि हमारी स्ट्रेटजी ने बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। बिल्कुल ठीक है, इमरान खान साहब ने बहुत से नकाद भी इनके कहते हैं कि खान साहब की जो स्ट्रेटजी थी बिल्कुल ठीक थी कि समाज लॉकडाउन करें। कभी खैर उसमें बड़े एतराज आते, कभी कहते हैं हमने लॉकडाउन किया तो ये नतीजे निकले, कभी कहते नहीं हमने स्मार्ट किया, तो कभी कहा जी हमने भारत की तरह नहीं किया। खैर उनके पास कई मॉडल हैं, फिर भी हम उन्हीं को क्रेडिट देते हैं कि वो कहते थे कि नहीं जनाब, मेरे अंदर दिल में गरीबों का बड़ा एहसास था, तो मैंने लिहाजा बहुत सारे मैं बचा लिया गुर्बत से, अल्लाह ने भी मेहरबानी की, कुछ लोग ऐसा को ख्याल किया। अब सवाल ये है कि अपोजिशन का आ रही थी जल से आप हुकूमत हैं, 22 करोड़ लोगों के इस वक्त फैसले करने का जो इख्तियार है ना, ये अपोजिशन के पास नहीं है।
ये इस वक्त इमरान खान साहब और उनके कैबिनेट के पास है, असद उमर साहब के पास है, या जो उनके साथ हमारी फौजी जनता बैठती है उनके पास है, वो क्या कहते हैं NOCC जो भी है। वहां पे जो आपको फीडबैक आ रहा था आपने उसको, और हर कैबिनेट इजलास में मिल रहा था इनको पता था। मैं कई दफा आप कहेंगे कागज ले आएंगे सामने, एक एक इजलास में असद उमर साहब इनको ब्रीफिंग दे रहे थे। आपको नहीं पता था ये कोरोना फैल रहा है, उसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी टेम्पटेशन का शिकार हुए जो हर पॉलिटिशियन होता है। जब उन्होंने देखा कि वहां पे बिलावल भी जलसे कर रहा है, PDM भी कर रही है, मरियम भी गरज बरस रही है, पहले उन्होंने कोशिश की कि टीवी के जरिए जवाब दिया था, उन्होंने अपने जो भी इंटरव्यूज थे उन्होंने दिए, उसमें उनकी भड़ास निकली, लेकिन उन्हें फील हुआ यार मजा नहीं आया, ये तो दो लोग हैं जिनके सामने मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, जरा लंबा काम करते हैं, जरा थोड़ी सी कुछ तकरीरें करते हैं, जुलूस बुलाते हैं। तो खान साहब ने जाके हैफजाबाद में किया, वहां पे कोई मेरा ख्याल है कोई फंक्शन था, भाई चलो आपने कर लिया, फिर ये सवाल चले गए जी वहां पे हेल्थ कार्ड होना था, वहां से भी दिल नहीं भरा, ये फैसलाबाद चले गए, उसके बावजूद ये पाबंदी लगाने के बावजूद फैसलाबाद गए और इन्होंने वहां पे खिताब भी किया, लंगर खाने भी खोले, वहां पे कुछ सुना है कोई इन्होंने कोई अंडरपास का इन्होंने इफ्तिताह भी किया। सो जब हुकूमत को ही दिलचस्पी नहीं, इमरान खान साहब अपनी कौम को नहीं समझते कि मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चों को इस वक्त खतरा हो सकता है ऐसे अवाम को हो सकता है, या वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब वो नहीं समझते कि जनाब कि ये अवाम को खतरा है, बस ठीक है फ्री फॉर ऑल है, इसमें अवाम को भी दाद दें, जरा थोड़े हौसले की दाद तो दें ना कि वो आते हैं, वो शरीक होते हैं, मीडिया पिट मर गया है, उन्होंने कहा जनाब आप कुछ भी कर लें, हम अपने इनको लीडरों को शर्मिंदा भी नहीं होने देंगे, एम्बेरसमेंट नहीं होने देंगे। ये कैसे हो सकता है कि जलसे जुलूस में लाखों लोग हों वहां पे ना आए। सो मेरा ये ख्याल है आप ये भाषण देने का हमें कोई फायदा नहीं है, डिस्टेंस रखें, SOPs करें, मास्क पहन लें, हाथ ना मिलाएं, जो इस मुल्क के साथ अपोजिशन हुकूमत ने मिलकर करना था ना, जो वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो, इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता था। ये दर्जनों इजलास ये जलसे कर चुके हैं, हुकूमत ने भी किए हैं, उन्होंने भी किए हैं। सो ठीक है, लोग खुश हैं, वो कहते हैं ना कि वो राजी हैं तो क्या करे काजी, फिर अवाम खुश है तो रहने दें खुश। आमिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आमिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आमिर साहब आपसे भी सेम क्वेश्चन, सियासतदान और हुकूमत तो एक जगह, लेकिन अवाम क्यों नहीं संजीदा ले रही इस मसले को? अवाम का इतना कसूर है भी और नहीं भी, मगर क्या करें कि हमारी ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो सियासत जो है और ये हेल्थ कंसर्न जो है ना, सेहत के लिए अवाम का उसके लिए जो एहसास है वो मिक्सअप हो गया है। उन दोनों के दरमियान एक जो है ना कोई तजाद सा आ गया है कि सियासत आ गई है। वैसे तो आप कहने को कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे ये मसला नहीं है, दुनिया के जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड लोग या बहुत ज्यादा, हमें तो फेल स्टेट की लिस्टों में कई बार डाल दिया जाता है। अमेरिका, यूरोप, लंदन जो है वो हमारे से बहुत आगे हैं। तमाम तब कंसर्न होने के बावजूद, बड़ी बाशऊर अवाम होने के बावजूद जो है उनके हालात हमारे से भी बड़े खराब है और हम बड़े लकी रहे। इसका क्रेडिट देना पड़ता है PTA की गवर्नमेंट को कि जैसी कैसी भी इनकी स्ट्रेटेजी थी और कुछ अल्लाह का करम भी रहा, तो हमारे यहाँ ये अभी तक कंट्रोल रहा। हम जो है वो 50वें के भी बाद जो है ना, जहाँ उन मुल्कों में आते हैं जहाँ बहुत ज्यादा ये वबा है, और ये 2-3 दिन में एकदम 57 से 37 नंबर पे 37वें नंबर पर आ गए हैं। तो अब जो है ना बहुत हालात संजीदा हो गए हैं और अभी इसको इम्पोज करना पड़ेगा। और बिल्कुल कार साहब सही कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। ये नहीं देखा जाएगा कि जनाब ये करवा, इन्होंने कहा कि नहीं चूंकि चनाचे नहीं है, चाहे इनको जबरदस्ती करना पड़े, चाहे इनको जो कुछ करना पड़े, ये नजर आना चाहिए कि उन्होंने एफर्ट किया। बाकी अगर अपोजिशन ये अपना चांस लेती है कि वो ये कहते हैं कि जनाब इसके अंदर सियासत है, और होती भी है हमेशा हर दौर में, जब भी कोई इस तरह के जलसे वगैरह लगाए जाते हैं तो हुकूमतों का एक तरीकाकार रहा होता है, वो कहते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, फलाना थ्रेट है, वो भी होता है। मगर अपोजिशन को अपना चांस लेना चाहिए, वो मतलब अगर लेती हैं तो लेने दें, तो लेट पीपल जज कि किसका फैसला था क्या नहीं था। मगर एक हमारे यहाँ कल्चर है, कल्चर ये है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अभी आज स्कूल के बच्चों के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने जो है खासतौर पे मैं देख रहा था कि शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया कि छुट्टी हो जाएगी फलानी तारीख से फलानी तारीख तक, जो है ना ये स्कूलों कॉलेजों के अंदर छुट्टी हो जाएगी। सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर ही PTA की जरा मुख्तलिफ राय आ रही थी। मगर देख रहा हूँ ये था कि स्कूल के बच्चे जो है वो इतने ज्यादा खुश हैं कि स्कूल से छुट्टी मिल गई, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल का कल्चर इतना एक जबरदस्ती है कल्चर है कि सिर्फ बाहर बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं वो खुश होते हैं, वो बड़े उनके यहाँ
एक स्कूल का कल्चर एक बड़ा चेंज हो गया हुआ है। तो हमारे यहाँ स्कूल के बच्चों को तो छोड़े, हजारे यूनिवर्सिटी के जो बड़े स्टूडेंट्स हैं वो भी नारे लगा रहे थे खुशी में कि जनाब छुट्टियां हो गई। हालांकि कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया भर में वॉलंटरी होती है कि हर एक अपना इंटरेस्ट होता है कि वो क्लास में जाए। वो सख्तियां नहीं रह गई हुई हैं कि जबरदस्ती स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे भी क्लासों में बिठाया जाए, और कोई ना पढ़ना चाहे तो उसकी चॉइस है। पैसे जाया हो रहे हैं, अपनी रिसोर्सेज जाया कर रहे हैं, तो वो उस लेवल पे भी एक कल्चर है। तो इस कल्चर के साथ हमें सिर्फ कानून के साथ नहीं लड़ना, यहाँ पे कल्चर का भी एक लड़ाई चल रही है कि एक गैर जिम्मेदारी का कल्चर, एक बिल्कुल चीजों को संजीदा तरीके से ना लेने का कल्चर, उसके साथ भी लड़ते हुए एट द एंड ऑफ द डे ये है कि गवर्नमेंट को इम्पोज करना चाहिए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे यहाँ पे हो। तो बाद में देखा जाएगा रिजल्ट जो है कि जब ये आएगा तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी, फिर बाद में आप और हम और मीडिया सारे बैठे में जज करने के लिए कौन सही था कौन गलत था। तो गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है। गवर्नमेंट को हर सूरत में नजर आना चाहिए कि वो अपने पे बोझ कर रहे हैं, चाहे उनको जबरदस्ती करनी पड़े, जो मर्जी करना पड़े। क्या सर आपको नहीं लगता कि जो कोरोना को लोग तो वैसे पहले भी सीरियस नहीं ले रहे थे, जिस तरह से सियासी लीडर्स अभी जाके जलसे जुलूस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है कि हमारी आवाम में इस कोरोना के हवाले से बद एतमादी फैल गई है? नहीं, जो बात अभी आमिर ने की है कि जी कि हुकूमत को इम्पोज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो हुकूमत पे कौन इम्पोज करे? वो तो खुद कर रहे हैं ना। मतलब कौन इम्पोज करे ना, इतने अक्लमंद सियाने लोग बैठे, वैसे सारा दिन ये संभाले नहीं जाते हमसे। टीवी चैनल्स पे, अखबारों में, ट्विटर पे सारा दिन एक फौज ब्रिगेड लगी हुई है। अब सुबह उठे तो वो भी इनके कोई ना कोई 10 20 40 50 ट्वीट आए हुए होते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और रात को सोते वक्त तक इनके ट्वीट्स आ रहे होते हैं। इनको कोई समझाने वाला है, कोई इनको कहने वाला है कि आप लोगों ने अक्ल इस्तेमाल करनी थी। अवाम की अक्ल इतनी ही होती है, IQ लेवल इतने ही होते हैं अल्लाह के फजल से। हमारे यहाँ ये मसला नहीं है। अमेरिका में देख लें, वहाँ जलसे जुलूस भी हुए हैं, वहाँ पे जो उस पर आपने देखा डेमोन्स्ट्रेशन भी हुए हैं, लोग भी हुए हैं। दुनिया भर की हुकूमतें होती हैं, वो थोड़ा सा एहतियात करती हैं, ख्याल करती हैं। वहाँ ट्रम्प साहब ख्याल करने को तैयार नहीं है, वो निकले हुए थे जलसे जुलूस सारे। आप ये पूरी दुनिया ने देखा है यहाँ पे सारे। अगर कुछ आपको थोड़ा सा नजर आता है ना कि कोई थोड़ी सी बाशऊर अवाम नजर आती है, आपको यूरोपियन ममालिक में नजर आती है, इवन अमेरिकन भी आपको नजर नहीं आते। अगर आप उसको कंपेरेटिवली जाएं तो यूके में आपको नजर आएंगे, वहां पे कुछ अगर रियासत कुछ कह रही होती है तो लोग सुन लेते हैं, हाँ ये हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्री में आप देखें, स्कैंडिनेवियंस जो है वहां पे आप देखते हैं सिविलाइज्ड मुल्क ये आपको यही मिलते हैं 10 15 20 के करीब। बाकी का हमारे वाला हिसाब है, अल्लाह तवक्कुल चल रहा है। खैर है जी के एक तो हमारा सबसे ज्यादा बात है अल्लाह तवक्कुल पे आ गया जी, अल्लाह की मर्जी है, तो उसमें यकीनन मर्जी है। लेकिन कुरान पाक में वहां लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा है, कोशिश का जद्दोजहद पर सही करने की, कि मैं उतना लोगों को देता हूं जितनी उसकी वो कोशिश करते हैं। अब ये बात हमें कोई नहीं बताता कि कोशिश करें, खुदा भी कहता है कोशिश करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा, चाहे रिस्क करेंगे या किसी मसले को आप एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, फिर सपोर्ट यू। ये चीजें आप यहाँ पे किसी को बताई नहीं जाती। हर बंदा ये कहता है नहीं जनाब के कोई नहीं, जिस दिन लिखी गई है वो कब्र में जो रात आनी आती है। इस कंसेप्ट के साथ आप किसके साथ लड़ सकते हैं, किसको आप उनको समझा सकते हैं? एजुकेट करना काम था कि इमरान खान साहब अपनी टेम्पटेशन पे काबू पाते कि खैर आपने 22 साल बड़े जलसों से खिताब किया है, आपको मजीद जलसों से खिताब करने के जब आप अगेन अपनी हुकूमत पूरी कर लेंगे तो फिर आपको मौका मिलना है। ना ये मुल्क कहीं जा रहा है, ना ये इक्तदार जा रहा है, ना कुर्सी जा रही है, ना ये अवाम जा रहे हैं। अवाम ऐसे थी, हिंदुस्तान पाकिस्तानी अवाम से गिला ना किया करे, हमारा DNA ऐसे है। हमने पूरा सदियों से उठा के कल्चर, हम सुस्त ढीले ढाले, ये DNA के मसाइल है हमारे अंदर। ये क्विक, ये बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे मेरे दोस्त इस मेरे कमेंट पे, हमारे उसमें अगेन एक्सेप्शन इंटेलिजेंट लोग भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे जैसे मेजॉरिटी वाले ज्यादा हैं जो थोड़े से वो क्या कहते हैं, मैं क्या लफ्ज इस पे इस्तेमाल करूं, थोड़े से उस पे सादे से मैं नहीं कहूंगा, मतलब कुंद जहन कहना चाहिए मुझे अपने बारे में। चलो मैं ये अपने बारे में कह लेता हूं ताकि गुस्सा ना करें। ओ भाई मेरे, इतनी बड़ी डिजास्टर पूरी दुनिया में आई हुई है, आपकी इकॉनमी तबाह हो गई, आप लोग खुद तबाह हो गए। आप लोगों को बिजनेस के लिए थोड़ी सी चलो रियायत दी गई थी, आपने तो यहाँ पे जश्न मनाना शुरू करने से आमिर कह रहे थे। अब उसमें देखें उसके कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो गैदर हुए हैं, कहीं पे आपको लगता ही नहीं है कि ये मुल्क है, एक क्राउड है, एक हजूम है, ब्यूरोक्रेसी को टक्के की इंटरेस्ट नहीं है। चलो आप उसमें यहाँ पे देख लें कि आपकी पॉलिटिकल लीड तो कुछ नहीं कर रही, अवाम भी
आप मुझे पता ब्यूरोक्रेसी को इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए कुछ कर रही है? कोई आपको कहीं पे नजर, इस्लामाबाद में इक्का दुक्का कभी कभार आपको नजर आता होगा, थोड़ा सा उसका लश्का पश्का दिखाने के लिए वो थोड़ा सा नजर आ जाता है, बाकी किसी शहर में आपको नजर आता है? सो मेरा ख्याल है ये उसके बाद असद उमर साहब को ये ब्रीफिंग बंद कर देनी चाहिए। ये टीवी पे शऊर वाले काम जो है ना, इनका कोई फायदा नहीं है। ये अवाम जाने, इनके लीडर जाने, जब वो ठीक है। और मैंने उस वक्त लास्ट वीक भी कहा था, अगर खुदा ना खास्ता यहाँ बड़े पैमाने पर कुछ चीजें हुई जो आगे दिसंबर आ रहा है, ज्यादा उसमें डेंजरस चीजें, इनको रूलिंग लीड को मिल जाएंगे, वेंटिलेटर भी मिलेंगे, इनको दवाइयां भी मिलेंगी, इनको वहीं से डाके मरवा के वहां से ये जो कंपनी बना रही है ना ये वैक्सीन, उन्हें $2-4 मिलियन की किसी को, उनके स्टाफ को, वर्कर को कोई यहाँ पे वो थोड़ा सा पैसा माल लगा के ब्राइब करके वैक्सीन लेने पे ये ले लेंगे, इनके एटीएम इनको ले देंगे। हजूर आपको किसी ने हॉस्पिटल में ना बिस्तर देना है, ना किसी ने आपके करीब आना है, ना 18 माह तक हमें नहीं मिलेगी वैक्सीन, नहीं मिलेगी। ये देख लेंगे, अवाम खुश हो रही है, होने दें अवाम को खुश। अब देखना इसमें ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। आमिर साहब, यही क्वेश्चन आपसे, ये जो अवाम सीरियस नहीं ले रही है इसको, एट द एंड कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? जी, यहाँ रिस्पॉन्सिबल तो बात यह है कि सारी लीडरशिप को होना पड़ेगा। यहाँ मगर ब्लैक एंड व्हाइट बहस नहीं रह गई है कि गवर्नमेंट जिम्मेदार है या अपोजिशन जिम्मेदार है। या अपोजिशन का ये हाल है कि शुरू में इनका ये कहना था, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का, कि गवर्नमेंट जो है ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रही है, इनको कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए। और सिंध इसमें लीड कर रहा था, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन वहाँ पे कराची में और सिंध में किया, और यहाँ नून लीग भी यही कह रही थी। अब वो टोटली डिफरेंट पिच पे चले गए हैं कि हमें जलसे भी करने हैं और ये भी करना है और वो भी करना है। यही हाल गवर्नमेंट का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं काजी साहब कि आज देखे ना, फिरदौस बीबी जो है वो फुटबॉल होती हुई नजर आ रही हैं। उससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट ने भी उस तरह ही जलसे वलसे किए हैं। तो गवर्नमेंट खुद जब संजीदा नहीं नजर आती है तो फिर उसके इश्तिहारात का और साथ में लोगों को ये समझाना बार बार जो है वो बेमानी सा हो जाता है। तो मैं एक बात कहता हूँ, मुझे इत्तफाकन जो 2-1 दिन से जाती वजूहात पे हॉस्पिटल का चक्कर लगाना मैं मसरूफ रहा, तो मैंने जो हालत देखी है, ये क्रास साहब कह रहे हैं लीड को मिल जाएंगे, ये लीड के लिए भी इस्लामाबाद और पिंडी के टॉप हॉस्पिटल के भी हालत जाके कोई देख ले आजकल तो वो डर जाएगा। बहुत टोटली पैक्ड है और बिस्तर नहीं मिलता, बिस्तरों के लिए लीड भी लड़ती फिरती है। ये मैं इस्लामाबाद कैपिटल की बात कर रहा हूँ और इसके टॉप हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, पिंडी और इस्लामाबाद के भी, कि ये गवर्नमेंट की ये सिर्फ बातें हैं। थोड़ा सा जब रश पड़ता है तो हॉस्पिटल्स की भी एक कैपेसिटी है, नजर आता है कि स्टाफ भी थक गया है, रिसोर्सेज भी कम हो गई हैं और बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है वहाँ पे लोगों को। अगर सिर्फ मेरा ख्याल है कि ये इस तरह के कोरोना के वार्ड की लाइव CCTV की पिक्चर जरा ये उसको किसी इश्तिहारत की बजाय वो दिखा देना लाइव कि क्या हॉस्पिटल्स में हाल हो रहा है। बाकी छोटे शहरों का और मुजाफात का छोड़े, बड़े शहरों के बड़े हॉस्पिटल्स का भी हाल दिखा दें तो लोग डर जाएंगे कि जो सेकंड वेव जो आई है ये कितनी खतरनाक है। और जब इंसान को ये मर्ज हुआ होता है, लाक होता है और उसकी जब सांस नहीं आती है और वो चीखें मार रहा होता है, वो चीखें सुन के इंसान दहल जाता है। तो ज्यादातर लोग वो गैर संजीदगी से इसको ले रहे हैं जिन्होंने ये हालात नहीं देखे हैं, जो हॉस्पिटल्स में जिनका कोई ना कोई खुदा ना खास्ता 1-2 लोग बीमार रहे हैं या इससे मर गए हैं, तो वो उनका एटीट्यूड थोड़ा सा रवैया फिर भी डिफरेंट है। वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो एक दूसरे को समझाते हैं कि जनाब ये ना करें। तो ये एक है और इसके साथ बहुत संजीदगी से देना पड़ेगा कि जानलेवा मसला है, हमारा नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। और लास्ट में ये है कि क्लास साहब ठीक कह रहे हैं, 2-4 दिन से ये जो सही शोर मचाया हुआ है कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि जो वैक्सीन आने का जो चांस भी है वो 2022 से पहले ये उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि वो गरीब मुल्कों को मिल पाएगा। और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी नजर नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब को बहुत शौक है कि थर्ड वर्ल्ड की मैं लीडरशिप लूँ कि ये UN लेवल पे या WHO पे नजर आए शोर बचाते हुए कि गरीब मुल्कों को भी मिलना चाहिए। UN वाले कोशिश कर रहे हैं पर अमीर ममालिक बिल्कुल ताबत नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी वहाँ पहले आएगी, 10 करोड़ के लिए अमेरिका ने बुक करा लिया और आगे भी 5-6 करोड़ के लिए जो है ना वो दवाइयाँ बुक करा रहे हैं। हर मुल्क का यही हाल है। तो हमें ये 2-1 साल और डील कर रहे हैं, अभी दवाई नहीं आ रही। तो ये सख्ती किसी न किसी स्टेज में यहाँ मेरा हर कर्फ्यू लगेंगे, यहाँ पे वो वाली हालत आने वाली है, खुद ही लोग बाहर आ जाए पहले तो बेहतर है।
ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है। अब वैसे ही मैसेज है कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, क्योंकि वैक्सीन का भी कोई अता पता नहीं है। ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कस करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस की पैरवी करने वाले बरतानवी वकला को 8 करोड़ की अदायगियों पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने संगीन एतराज़ात उठाए हैं। ये मामला वैसे तो आगे आने वाले दिन का जो कैबिनेट इजलास होगा उसमें उठाया जाएगा, लेकिन एक्सक्लूसिव स्टोरी है, आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इमरान फारूक कत्ल केस का मामला वैसे तो कल काबीना इजलास में उठाया जाएगा, लेकिन एक्सक्लूसिव स्टोरी है क्लासरा साहब के पास। उनसे जानूंगी कि क्या स्टोरी है, क्या मामला है। क्लास साहब के 8 करोड़ की बरतानवी वकला की अदायगियों के मामले पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। यहाँ पे कल कैबिनेट का इजलास हो रहा है मंगल के दिन, आपको पता है। वहाँ पे जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के फैसले जो होते हैं ना, ये डिबेट समरीज, उनका वहाँ पे वो चीज़ें पेश भी की जाती होती हैं, उनकी अप्रूवल ली जाती है कि यहाँ पे ये केसेस हमारे पास हैं। जो और तो उसमें और भी इश्यूज हैं बड़े इंपॉर्टेंट कल जो कैबिनेट में आ रहे हैं, लेकिन 2-3 बड़े अहम इश्यूज हैं जो आपके साथ मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ। एक्सक्लूसिव जो उसमें स्टोरी है वो बड़ी मज़े की, इंटरेस्टिंग है। मुझे तो सम टाइम लगता है कि जितने हम डॉलर पाउंड कमा रहे हैं ना, तो गैर मुल्की वकीलों, गैर मुल्की लॉ फर्म्स, लीगल फर्म्स, ये सोलिसिटर्स, उनके लिए कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी इस तरह के मुआहदे करती रहती है, यहाँ पे इस तरह के कंट्रैक्ट वो करती रहती है, जिसका फ़ायदा हमेशा वो उनको गैर मुल्की उन सरमायाकारों को होता है। और हमें बताया जाता है कि अगर ये फेवर्स हमने ना दी तो वो यहाँ पाकिस्तान में सरमाया ही नहीं आएगा। ये वो बुनियादें होती हैं जिसकी बुनियाद पे वो हुकूमत पाकिस्तान का काम चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन इंटरनेशनल हमारे आर्बिट्रेशन का, वहाँ पे लॉ फर्म्स का, लोगों का, उनका बड़ा अच्छा खासा तगड़ा काम चल रहा है। तो उसमें से एक केस जो है जो एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पिछली ECC की मीटिंग हुई है कुछ दिन पहले। उसमें जनाब ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, इनके इस वक्त सेक्रेटरी ये दाखिला जो है यूसुफ नसीम खोखर साहब, तो ये एक वहाँ पे समरी लेके गए। इन्होंने वहाँ पे पूरा तफसील से 3-4 पेजेस में एक्सप्लेन किया। इन लोगों ने, हमने एक लॉ फर्म हायर की थी ये 2018 में जनवरी में। वो लॉ थी, आपको याद है उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे वो थे ये शायद खफान अब्बासी साहब। इनके दौर में 1 साल का मुआहदा हुआ लंदन की कंपनी के साथ। उन्होंने 3 काम करने थे। एक काम ये था कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो ये इश्यूज हैं उनको फॉलो करने, जो आजकल कहते हैं कि जनाब कि आप क्यों मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे पड़े हुए हैं, इमरान खान साहब पड़े हुए हैं या दीगर लोग पड़े हुए हैं। तो इनिशिएट इन्होंने किया था, ये वो जो लॉ फर्म जो है अब्बासी साहब ने शुरू किया था सारा वहाँ से। खैर उस वक्त इनके जहन में तो वही था कि अल्ताफ हुसैन को हम देखेंगे। उन्हें थोड़ा पता था कि कल को हमारे भी कमीशन सामने आना शुरू होगा। खैर एनीवे, उनके साथ मुआहदा हुआ। मुआहदा उस कंपनी के साथ, सोलिसिटर फर्म के साथ क्या हुआ, 1 साल के लिए कि हम आपको ये हर महीने 25,000 हम पाउंड देंगे आपको, उसके बदले में आपने 3 काम करने। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं वहां पे वो आपने परसू करते रहना है, नंबर 1। मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस जो हैं वो आपने परसू करने। तीसरा, इमरान फारूक मर्डर केस जो है ना, ये आपने परसू करना। उन्होंने ये फेयर है ना, हम तो बैठे इसी काम के लिए, हम तो बड़े जवान इसी काम के लिए, तो जरूर करते हैं जनाब। अगर पैसे 25,000 पाउंड आपको महीने का मिल रहा है तो करेंगे। खैर उन्होंने जनाब 5 महीने का जो इनको बिल बना के भेजा ना, वो बड़ा, उन्होंने कहा जी पहले तो ये हमारी अदायगी दे, जनवरी से लेके जून तक। वो अच्छा खासा आप उसको 25 को दें, जरा 5 के साथ जरा 1.5 कोई तो तकरीबन उन्होंने कोई मेरे ख्याल 1.25 के करीब ये लाख पाउंड जो है ना, उन्होंने कहा ये बिल भेजें। वो खैर इन्होंने बिल भेजे, इनको भेज दिया। इतनी देर में इनका ऑडिट शुरू हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो सालाना ऑडिट होता है। उसमें उन्होंने कहा, जब कागज चीजें देखी उन्होंने, क्योंकि ये जो बैठते हैं एडिटर बैठते हैं हर जगह पे ये लगाते हैं, पेपरा रूल्स लगाते हैं कि आपने कोई इंटरनेशनल फर्म्स अगर हायर भी करनी हो या कंट्रैक्ट देने हो तो उसके लिए आप उसको 3-4 पार्टीज को इन्वाइट करते हैं कि हमने ये काम करना है, आप क्या प्राइस कोट करेंगे। इन्होंने जनाब बगैर किसी को पेपर के कारण टू उनके वो जो ये उन्होंने समरी पेश की है उसमें ECC के सामने, जिसका ये कुछ फाइंडिंग कल कैबिनेट के साथ शेयर करेंगे, वो उन्होंने जनाब बैठ के अकेले बगैर, उस वक्त एहसन इकबाल साहब मेरा ख्याल इंटीरियर मिनिस्टर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंटीरियर मिनिस्टर साहब एहसन इकबाल साहब हैं। वैसे वो दावा करते हैं जी गो बाय द बुक, रूल्स पे चलता हूँ मैं। तो ये भी वैसे उनके लिए मेरा ख्याल है अगर कल हो सकते है कोई इस पे भी सवाल खड़ा कर दे कि आपने बगैर एहसन इकबाल साहब ने रूल्स फॉलो किए इन पेपरा रूल्स के अगेंस्ट, ये कैसे इन्होंने इतना बड़ा एक जो कॉन्ट्रैक्ट था, मुआहदा था, इन्होंने यूके की फर्म के साथ किया। ये क्वेश्चन भी एहसन इकबाल साहब पे खैर पूछा जा सकता है, जवाब वो उसका देना चाहे तो मोर देन वेलकम। केस बेसिकली उन्हीं से रिलेटेड जो इमरान खान साहब के सामने जा रहा है। खैर इन्होंने पेमेंट कर दी। उन्होंने कहा जनाब आप तो कर ही नहीं सकते थे, ये अगर काम करना भी था पहले तो आपने कोई आगे एक ही पार्टी को पिक किया,
उसके बाद आपने को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनके काम थे ना, वो देखते थे। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कहाँ से आ गई, ये कहाँ से घुस गई दरमियान में? तो वो खैर उनके अपने जवाब थे जी, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्रिमिनल केसेस थे, इमरान फारूक का केस हो, हुकूमत पाकिस्तान और यूके की हुकूमत के दरमियान उस पर कोऑपरेशन चल रही थी, या ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, या अल्ताफ से रिलेटेड केस हो, तो उनका कहना था क्योंकि हम ये डील कर रहे थे, तो उस पर ऑडिटर वगैरह वालों ने कहा कि ठीक है, फेयर एनफ, डील आप कर रहे थे, वो केसेस कर रहे थे क्रिमिनल केसेस, लेकिन ये लीगल साइड जो है ये तो आपकी साइड नहीं है, ये तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान या उसकी साइड है, उसकी आपकी लॉ मिनिस्ट्री की साइड है, तो आप कर नहीं सकते। उन्होंने कहा जी पेमेंट जितनी भी आपने की है गलत की है, गैर कानूनी की है, आप फंस गए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बाबू फंस गए। उसका मतलब क्या होता है, जब ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कह रहा होता है और वो रेगुलराइज नहीं होता, वो चीजें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती हैं, और वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अब तो सारे मिलजुल के ये इकट्ठे बैठे हुए हैं ना, अब तो कोई परवाह नहीं इनको। ये पेमेंट जो है इनको शायद खकान अब्बासी साहब या एहसन इकबाल साहब से ये दिलवाई जा सकती हैं कि आप पे करें, भरना पड़ सकता है। यस, अगर ये ऑडिट पैरा जैसे उन्होंने बनाया है जो कल कैबिनेट में जा रहा है, इसको रेगुलाइज करवाना चाहते हैं सारे का, इसको रेगुलाइज करवाएं, तो कल को इन शायद खकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब को कहा जा सकता है कि सारे गलत काम थे, पीएससी अगर इसको रेगुलाइज ना करे तो इनको जेब से देने पड़ सकते। खैर, अब वो ये कह रहे हैं नया बिल बन गया। नया बिल जो उन्होंने बनाया वो इंटरेस्टिंग है, जो उसने लीगल फॉर्म में, आपको पता वकील वो भी बरतानिया का हो माशाल्लाह, और पाकिस्तान जैसे कोई वहाँ पे हथे चढ़ जाए तो रियायत तो है, कोई छुरी उल्टी छुरी से जिबा करते हैं। उन्होंने अब जो बिल बनाया तकरीबन वो 8 करोड़ रुपए का बिल बनाया उन्होंने, और प्लस इनको ये भी बताया गया था कि आपको पॉकेट मनी भी देंगे, ओवर एंड अबव जो ये 25,000 है वो तो आपको मिलेगा, वो फीस है, फीस होगी ना, लेकिन जो पॉकेट के आपके अखराजात होंगे वो होंगे वो भी। अब उन्होंने मिला मलू के जनाब उस फर्म ने, अब वकीलों के हाथ हम चढ़ गए, उन्होंने इसका बिल बनाया है कि 8 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है, तकरीबन 4 करोड़ आप कह लें, सॉरी 4 लाख पाउंड जो है उन्होंने बिल बना के भेजा। जो शुरू हुआ था ये 25,000, उससे उन्होंने अपने एक्स्ट्रा बिल्स के, मैं किसी मोटर पे किया तो मैंने ट्रेन पकड़ी, तो मैंने नाश्ता किया तो मैंने किसी को टिप, जैसे होता है, मैं अदालत में किया तो मुझे सिगरेट पीनी पड़ गई, बला उन्होंने पूरा पलंदा बना के इनको बिल भेजा कि 4 लाख पाउंड जो है ना मेहरबानी फरमा के हमें दें। अब वो दे नहीं सकते, तो कल जनाब इमरान खान साहब की कैबिनेट के सामने ये इशू जा रहा है कि हजूर अनवर ये सब कुछ जो होना था हो गया, माफ़ कर दें, आप इसको रेगुलाइज कर दें, हमने केसेस ये परसू किए थे, सो हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। देखते ही हैं कि हफीज़ शेख साहब की उसमें इसी में भी किया था, हफीज़ शेख साहब इस पर फैसला नहीं कर सके, जो मेरी इतलात है, मेरी कंफर्म्ड है। अच्छा। अब उन्होंने कहा है, अब ये बन चुका है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब करना चाहते हैं तो कर दें। अब ईसीसी जो है वो बर्डन नहीं लेना चाह रही कि हम इसको रेगुलाइज कैसे करें, अच्छी खासी अमाउंट है 4 लाख ये जो पाउंड है, ये कल को हमारे पे कोई रेफरेंस केस ना बना हुआ होगा, रूल्स की वायलेशंस की हुई है, कल को पकड़ना ही होता है ना आपने। तो कैबिनेट डरी बैठी है इमरान खान साहब की, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब हम क्यों अप्रूवल दें, हमने तो मंजूरी नहीं दी थी, ये सारे काम इमरान खान साहब के आने पे हैं, लेकिन बर्डन जो है ना अब सारे का सारा इसका 8 करोड़ रुपए का इमरान खान साहब पे। अगर ये नहीं अप्रूवल देते, लास्टली मैं कहूँ आमिर साहब से कमेंट लें, तो फिर वो फर्म जो है वो तो चली जाएगी आर्बिट्रेशन में। लंदन तो आपको पता है माशाल्लाह, वो फिर 8 करोड़ पे आपको अपने वकीलों को देना पड़ेगा, जो यहाँ से जाते हैं केस हार के आते हैं। ब्रॉड शीट वाला बड़ा केस है, अब इन्होंने बिलियन $4 बिलियन रुपीज के इन्होंने अदायगियां की हैं। फिर हमारे वकील जाते हैं, बड़े बड़े नाम हैं, फिर ये बड़े होटलों में ठहरते हैं, फिर इनकी चाय कॉफी, इनके अकोमोडेशन, आना जाना, इनके बिल नहीं संभाले जाते। 8 करोड़ का, ये तो 16 करोड़ का बिल ये बनाएंगे। सो बहरहाल दीज आर टेस्टिंग टाइम। कल देखते हैं कैबिनेट जो है इस पे इमरान खान साहब एंड कंपनी, इनके वजीर जो है ना वो क्या करते हैं, इसका बर्डन उठाते हैं या वो करते हैं। आपका क्या टेक है? इमरान खान साहब के लिए एक और बड़ा चैलेंज आ गया, अदायगियां हो सकेंगी? नहीं, ये एक केस का तो मसला है ही है कि ये सिर्फ इमरान फारूक वाला केस नहीं है, ये पाकिस्तान का ये बड़े अरसे से, और हम बड़ी स्टोरीज में और क्लास इसको फॉलो करते रहे हैं कि हमारी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर हम बहुत ज्यादा पैसे खर्चते रहे हैं, पर उसका रिजल्ट जो बहुत ज्यादा, जो उसकी परसेंटेज देखिया जाए तो 80-90% तक हमारा हारने का केस है। हमारे यहाँ रिकॉर्डिक वाला केस है जिसके अंदर हमने बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसको भी हैंडल किया। उसके बाद ये जो अभी क्लास जिक्र कर रहे थे ब्रॉड शीट वाला केस जो है वो क्लासिकल केस है, उसमें तो $मिलियंस हमने पे कर दिए और वो गलत बंदे को पे कर दिए, उन्होंने कहा जी दोबारा दें, और जुर्माने हैं करोड़ों डॉलर जो है ना उसमें खर्च हो चुके हुए हैं। फिर ये तमाम जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं, इन तमाम का हमारे ब्यूरोक्रेट से मिल जाते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको उसके अंदर लूप होल्स दे देते हैं पहले ही। तो वो इकबाल ज़ैद अहमद साहब और बाप की पूरे इस तरह का एक जो टोला है, इसका तमाम का वतीरा है कि जब इनसे गवर्नमेंट ने पैसे लेने होते हैं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं और अक्सर जीत भी जाते हैं, क्योंकि हमारे बाबू और पॉलिटिशियन इनके साथ मिले होते हैं, बिजनेसमैनों के साथ। वो खुद तरीके बताते हैं कि जनाब हमें ये लूप तो छोड़ा होते हैं।
तो उनकी एग्रीमेंट जब बनाए जा रहे होते हैं तो उस वक्त सही तरीके से वेट ही नहीं किए होते हैं। आज तक ना किसी उस वकील को सजा मिली, ना उन बाबुओं को मिली, ना उन पॉलिटिशियनों को मिली जिन्होंने ये एग्रीमेंट बनाए होते हैं। ये IPPs का जो मसला सारा पड़ा हुआ है वो इसी बात पे है कि एग्रीमेंट ही गलत साइन हुए हुए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन होती है कि उनको पकड़ने की, क्योंकि वो जो लोग उस वक्त जिन्होंने एग्रीमेंट दिए होते हैं उन्होंने पैसे कमाए होते हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूज है। मगर अच्छी खबर ये देख गए थे लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में, मोहित यूसुफ साहब जो NSA हैं, उन्होंने कहा जी हम इसको देख के एक तरीकाकार बना रहे हैं और एक कानून भी शायद लेके आएंगे उसकी रोशनी में, जिसके ये देखा जाएगा किन वकीलों को, जिस तरह अहमद बिलाल सूफी साहब ये ब्रॉडशीट के अंदर है, उनका कसूर था और उनकी कंपनी को और भी केस आफ्टर केस मिलता जा रहा है। तो कहीं ना किसी को रोकना होगा और इसको देखना होगा, पहली बात। दूसरा ये है कि ये कल की कैबिनेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एक तो ये इशू भी आ रहा है, 2-3 इशू और भी बड़े इंपॉर्टेंट है जिसपे गवर्नमेंट को फैसला करना है, जो कि बड़े जिसके नतीजे जो है ना बड़े फार रीचिंग है। एक फैसला उन्होंने करना है, हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, कि फवाद चौधरी और काफी सारे कैबिनेट के लोग हैं जिनका ख्याल है कि अभी बोर्ड्स बन रहे हैं कॉर्पोरेशन के, कि उसमें MNAs और सेनेटर को और मेंबर्स ऑफ जो असेंबलीज हैं इनको डाला जाए बोर्ड्स पे, इनके खदमत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा ये ख्याल है और काफी सारे और भी लोगों का ख्याल है कि इससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि जब आपके बोर्ड में गवर्नमेंट्स का रोल बहरहाल और पार्लियामेंटेरियंस का भी रोल, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटियां होती हैं जो वॉच डॉग होती हैं, जब ये खुद ही डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाएंगे तो अपने आप को कैसे ये वॉच डॉग का रोल अदा करेंगे। सो वो एक बड़ा क्रूशियल इशू है। दूसरा वहाँ पे जो इन्होंने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं उसकी रिपोर्ट का जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसको रेटिफाई करने जा रहे हैं। हमारा ये था कि उसको पहले पब्लिक करके पार्लियामेंट में और मीडिया के अंदर उसकी एक डिबेट करवा लें कि फैसले कैबिनेट अप्रूवल करने से पहले, ताकि ये एक तरीकाकार रहता है कि पहले बहस करवा लें, जो उसके नकाइस हैं उसको ठीक कर लें, फिर बाद में गवर्नमेंट उसको पॉलिसी बनाए। यहाँ ये एक बड़े अरसे से ये तरीकाकार चलता आ रहा है कि जनाब पहले आप पॉलिसी बना देते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है मीडिया को भी इतराज होता है, पार्लियामेंट के अंदर ये गलत पॉलिसी है, इसके खिलाफ नकाइस हैं। तो ये इसको भी कल वो भी एक बहुत बड़ा फैसला है कि सोशल रिफॉर्म जो की रिपोर्ट है जिससे साहब ने बनाई भी है, उसके ऊपर भी जो है कल फैसला होने जा रहा है। तो कल जब ये आ जाएंगे फैसले तो उसके बाद मजीद इससे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करें। को गैस तो नहीं मिल रही लेकिन कंपनीज को हजारों रुपए का बिल आवाम को जरूर भरना पड़ रहा है। हुकूमत ने पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए कि गैस की लोड शेडिंग से बचा जा सके? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने देखा कि भी सर्दियां आई भी नहीं है ठीक से, तो गैस का बहरान और गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। आमिर साहब, आवाम को हजारों लाखों के बिल्स तो भरने पड़ते हैं कंपनीज को, लेकिन गैस नहीं आ रही होती है घरों में। गवर्नमेंट क्यों इस बहरान को संजीदगी से नहीं ले रही है? गवर्नमेंट सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ वो पीछे गवर्नमेंट का फेलियर 2 साल में रहा है। महंगाई के बाद वो ये गैस का और बिजली का एनर्जी का जो बहरान है वो उसके कोई इंटरनेशनल और नेशनल कोई वजूहत नहीं है, वो टोटली मैन मेड और इस गवर्नमेंट की अपनी नालायकियों की वजह से इनके जो वज़रा, इनके ब्यूरोक्रेटिक टीम और इनके जो एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट रखे हुए हैं, टोटली उनकी ना सिर्फ के लैप्सेस बल्कि मिली भगत बेताशा दफा साबित हो चुकी हुई है और उसका इंसान जो है अब आपको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम 2-3 साल से कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि इसलिए कि हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड बैंक कह चुका हुआ है कि जनाब इनको जो पिछले 10 साल में अभी नहीं है सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का चलता आ रहा है कि कम से कम साल का जो है 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है ना एनर्जी की मिसमैनेजमेंट की वजह से जाया हो रहा है। ये तो डायरेक्टली है, इसका इनडायरेक्टली जो इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर असर पड़ता है वो अलग है, मगर कोई जू नहीं रहती। हम ये शुरू से कह रहे थे कि अभी गवर्नमेंट ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। कभी इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि गैस की लोड शेडिंग के लिए तैयार हो जाएं और ये ऐलान करते रहे, मगर उसके लिए जो सद्देबाब करना था वो नहीं किया। टाइम पे LNG नहीं ली गई
और अभी वो मेरा ख्याल ये हमारे पास प्रोड्यूसर साहब के पास वो लेटर पड़े हुए हैं कि पिछले साल के दिखाए गए हैं कि ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 6 महीने पहले जो है इसकी बुकिंग की जाती है और उस वक्त सस्ते मिलते हैं। ये लेटर आप देख रहे हैं, ये पिछले साल के हैं जो PLL कंपनी जो है पाकिस्तान LNG लिमिटेड जो गवर्नमेंट की अपनी है, इसके वो लेटर्स हैं जो इन्होंने पिछले साल जुलाई अगस्त में किए, तो बड़े सस्ते थे। इस दफा भी करते तो वो उस वक्त जो है $4 की इनको पड़ रही थी। अब जो लिए हैं लेट करके $60 की इन्होंने ली है, जिससे $200 मिलियन का इनको सिर्फ सर्दियों में नुकसान होता है। ये खासा मेरा ख्याल शायद आपने मुझे दुरुस्त किया था कि 30-35 अरब रुपया 300 अरब रुपया शायद बन जाता है के करीब जो है सिर्फ ये वाली अमाउंट है। और एक जो नुकसान जो है दरमियान में जब आपकी LNG टाइम पे नहीं पहुंचती तो आपने जो उसके लिए फूकते हैं फर्नेस ऑयल जो कि बहुत महंगा होता है, तो ये जो सब महंगे नुकसान होते हैं ये बाद में बिल में डाल देते हैं। दूसरा इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस की कि जब ये बहुत ज्यादा दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया था, LNG भी $2 के करीब चली गई थी, तो उस वक्त अगर ये अगले 10 साल का खरीद लेते तो इतनी सस्ती इनको अवेलेबिलिटी थी। और ये गवर्नमेंट को हम भी शोर मचाते रहे, हम आउटसाइडर हैं, हमसे रिपोर्टर लोग हैं, फिर हमें नजर आ रहा था कि जनाब इस वक्त उसको कहते हैं हेजिंग करना, कि आप 10 साल में खरीद लेते हैं ताकि अपनी जो डोमेस्टिक गैस थी वो भी बचा लेते हैं, उसको पार्शली नहीं। अगर इसको स्टोर कहाँ करते हैं आप? हर दफा ये जरूर बात कहते हो कि 10 साल के लिए ले लेते, स्टोरेज का मसला हम कहाँ स्टोर करते हैं? खरीद के स्टोर नहीं करना होता, आप उसके जो है 10 साल तक के टेंडर्स खरीद लेते हैं, तो आदि वो हर साल 10 साल के इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आई में भी रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल इस तरह के 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बेचते। हेज फंड्स होते हैं ना, जो हेज फंड्स जो है वो हेजिंग करना यही होता है कि आप 10 साल की कॉन्ट्रैक्टिंग वो स्टेट टू स्टेट लेवल पे हो सकते हैं, स्टेट टू स्टेट लेवल पे होते हैं, जैसे कतर के साथ हमारी वो डील हुई है। मेरा ख्याल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह लंबी नहीं हो सकती। के साथ भी आप कंपनीज के साथ 10-10 साल की अगर आप लेना चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, 10 साल की हेजिंग कर लेते हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ कि जनाब आपसे हम इस ये तो अगर फिर पूरी दुनिया कर लेगी, फिर तो पूरी दुनिया कहेगी कि हमारे भी रख लें, फिर ये $2 पे। दुनिया में अक्लमंद मुल्कों ने कर लिया ना। हमारे यहाँ ये हफीज शेख साहब को ब्लेम कर रहे हैं। असद उमर साहब का कहना यह है कि जनाब मैंने बड़ा शुक्र बचाया और मैंने ये कहा हफीज साहब को कि खुदा के लिए ये कर लें, ये दोबारा इतनी सस्ती नहीं मिलेगी, अगले 10 साल की खरीद लें। और उन्होंने कहा जी हफीज शेख साहब ने बातें बजाते रहे, उन्होंने कहा जी ये है वो है, और ये जो है ये कैबिनेट के ऊपर बहस होती रही। ये मेरी अपनी सिर्फ तजवीज़ नहीं है, ये बहस हुई कैबिनेट के अंदर, उसके बाद हफीज शेख साहब पे डाला जा रहा है इसका जिम्मा कि उन्होंने नहीं की। अब ये तमाम नुकसानात का ये है कि आवाम को ना सिर्फ गैस नहीं मिल रही है और जो मिल रही है जहाँ भी मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है और आ भी नहीं रही है। आमिर साहब लास्ट 3 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगी चौधरी अनवर साहब के हवाले से बात करना चाहूंगी। बहुत करीब थे आपके, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत करे। मैं चाहूंगी कुछ आपके साथ जो उनके यादगार लम्हात गुजरे हैं वो जरा आप शेयर कीजिएगा। जी वो मेरे साथ नहीं, चौधरी अनवर अजीज जो थे, ये रऊफ क्लासा साहब, मुझे और हमारे काफी जर्नलिस्टिक कोलीग्स जो हैं जैसा कि शाहीन साहब भाई, नुसरत जावेद साहब उनके बहुत ही करीब तरीन रहे हुए हैं, मेरे से भी ज्यादा रहे हुए हैं। और उसके बाद फिर जफर अब्बास, मोहम्मद मालिक, रशद शरीफ, ये हम तमाम, हामिद मीर, ये तमाम जो हुमा शाह साहब को भूल गए हैं। मैं हुमा शाह साहब भी बड़े उनके सबसे ज्यादा लाडले तो वो थे उनके। जी जी बिल्कुल, हुमा शाह साहब। तो हमने बड़ा सियासत भी उनसे सीखी, उनका एक बड़ा फिर खास किस्म का एक दानिशवर आदमी थे, बहुत ही पढ़े लिखे और रेयर आदमी थे, तो उनसे हमने सियासत भी सीखी, दुनियादारी भी सीखी, और भी बाकी वो एक उनके अंदर एक रस्टिक विजडम था कि बड़े आसान तरीके से, बड़े अपने अंदाज के अंदर वो एक समझाते थे। और सबसे जब शहर में इस्लामाबाद में आते थे तो सबके लिए एक ये ओकेजन होता था कि टाइम मिलके उनके साथ महफिल की जाए, जिससे कि सबको ही जो है मौका मिला, सब भी बयान कर पाएंगे। तो उनकी बहरहाल एक 90 साल की उम्र तक उन्होंने भरपूर जिंदगी अपने गुजारी, और फिर भी एक खला छोड़ के जाएंगे जो कि ये मशहूर आप कह लें कि द लास्ट ऑफ दिस जनरेशन, कि इस तरह के लोग जो हैं बड़े कामी और बड़े रेयर ही होते हैं, और उनका खिलाफ हमारे लिए कम अज कम और मेरे लिए ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल पूर्ण नहीं किया जा सकता। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। क्लास साहब, कोई ऐसी चीज
कोई ऐसी बात जो चौधरी अनवर साहब की हमेशा याद रहेगी? वैसे तो क्या कहते हैं, पूरा प्रोग्राम होना चाहिए था चौधरी साहब से, मेरा ये ख्याल है। जितनी बड़ी वो 18 साल से मेरा ताल्लुक था आमिर साहब का, तो उससे ज़्यादा था। 2002 में मुझे याद है जब पार्लियामेंट जहाँ पे उसके बाद इलेक्शन हुए, तो उसके बाद मेरी थोड़ी उनसे दुआ सलाम हुई। उनके बारे में 2 लोग मैंने ज़िंदगी में देखे हैं, या शायद 3 देखे हैं जो जिनको मैं इम्पैक्ट लिया जिनके करीब से। एक मेरे नईम भाई थे, डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब थे, और तीसरे ये चौधरी अनवर अजीज साहब। इनके जानने वाला हर बंदा कहता था कि ये सिर्फ मेरे दोस्त हैं। हज़ारों लोग मिलते थे जो ये दावा करते थे, इन तीनों का मैं बता रहा हूँ, नईम भाई का, इनका डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब का, चौधरी अनवर अजीज साहब का, कि बस इनका मैं ही लाडला हूँ, मेरे साथ इनका इतना प्यार है और किसी के साथ नहीं होगा। ही वैसे मतलब मैं शायद हो सकता है ओवर स्टेटमेंट में कहूँ, अगर पाकिस्तान में कोई आपको पढ़े लिखे 2-4 सियासतदान ढूंढने हो ना, जो किताब पढ़ते थे और जिनके पास बहुत बड़ा नॉलेज था, मतलब जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, उनका बहुत बड़ा, ये पढ़े लिखे आदमी थे, किताब पढ़ते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ती थी, पढ़ने वाली थी। और फिर आपको अगर कोई वहाँ पढ़ा लिखा कोई सियासतदान जिसके साथ आप बैठ के बात कर सकते थे, नई नई चीज़ें, हिस्ट्री पे, पॉलिटिक्स पे, गिबन्स पे, मतलब रोमन्स पे, बेपनाह चीज़ें, वो चौधरी अनवर उस पर अजीज साहब थे। इनकी जो बहुत बड़ी क्वालिटी थी, जो मैं मतलब मिस करता हूँ, मेरे अंदर नहीं है वो, आई विश क्या है, ये घंटों आपको चुप करके सुन सकते थे, इवन एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में। इनको कोशिश होती थी कि अगला बंदा बोलता रहे, ये सुनते रहे, कोई नई बात बताएं, कोई नई बात बताएं। इनको जितने क्यूरियस, मैंने तजस्सुस का शिकार देखा है, नई बात सुनने का, पॉलिटिक्स पे, चीज़ों पे, कोई नई किताब का नया जुमला